हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउस द जोश? एकदम हाई। नींद खुल गई तुम लोगों की? मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाते हो? 6? कुछ 8 बजे? कुछ कुछ कह रहे हैं सर जस्ट उठ के ही बैठा हूँ। बड़े नालायक हो यार तुम लोग। 4 बजे, नाइस, ग्रेट ग्रेट। 5:30, गुड। सोते ही नहीं है? क्या बात है भाई, सोते ही नहीं हो? गजब उल्लू हो रहे हो तुम तो, रात भर जाग रहे हो। हाँ, कोशिश किया करो कि 6 बजे, एटलीस्ट 6 बजे उठने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? मतलब ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि रात को 12 या 1 बजे, 12 या 1 बजे सो जाया करो। ठीक है? और मॉर्निंग में कम से कम 6 बजे उठ जाया करो। कम से कम ये तो होना ही चाहिए। इसको आप थोड़ा बहुत इधर उधर सफल कर सकते हैं। कोई कहना चाहे, कोई ऐसा भी कर सकता है कि वो 1 बजे ना सो करके 11 बजे सो जाए और 4 बजे उठ जाए। लेकिन मॉर्निंग में जितना जल्दी उठोगे ना, आपका दिन उतना अच्छा रहेगा। आपका दिन उतना ही अच्छा रहता है बेटा, याद रखना। जैसे मैं मॉर्निंग में हर दिन, मैं रात को कभी भी सो, होता है कभी कभी ड्यू टू सम अदर रीजंस, कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन मैं मॉर्निंग में हमेशा 5:30 से लेकर के 6 के बीच में उठ जाता हूँ। इससे मैं पूरे दिन एक तो फ्रेश फील करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन काफी लंबा रहा और मेरे पास काफी ज्यादा समय रहता है अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए। तो देखो भाई, अपना टाइम टेबल भी इम्पोर्टेंट होता है ना। अपनी स्लीपिंग साइकिल जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। पूरी रात पढ़ने की आदत जो है उसको थोड़ा सुधारो। पूरी रात मत पढ़ा करो। पूरी रात पढ़ने से आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है? जो काम आप रात में 5 घंटे में करेंगे, उसी काम को आप मॉर्निंग में विद इन 3 to 3:30 में कर सकते हैं। तो देखो, दिमाग जो मशीन है वो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। मतलब जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, वो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। और मशीन को प्रॉपर, है ना, उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा तुम्हें पता ही है। एक तो वैसे ही तुम्हारे ब्रेन में जंग लगी हुई है, ऊपर से भगवान ने तुम्हें बहुत लिमिटेड वर्जन दिया है ना। तो क्या है कि उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या हम सर दिन में सो सकते हैं क्या? ठीक है, सो सकते हैं। ठीक है, जैसे दिन में क्या होता होगा, जैसे कि आपकी क्लासेस खत्म होती होंगी, फिर क्लासेस के बाद आप लंच करते होंगे, और मुझे पता है लंच में तुम ठूस ठूस के खाते होगे। मुझे पता है तुम 40 रोटियां, 2 किलो चावल, हाँ? और अगर पनीर की सब्जी बन जाए तो बस, फिर तो मजा ही आ जाए। क्यों भाई? मुझे पता है तुम बहुत ठूस ठूस के खाते होगे। ऐसा है क्या कि बस ले आओ, पता नहीं दोबारा मिला या नहीं मिला, हम तो कुंभकर्ण है। और पता है, खाना अगर एक्सेसिव, अगर आप एक्सेसिव खाना खा रहे हैं, याद रखना भाई साहब, उसके बाद इतनी गजब की नींद आती है। उसके बाद ऐसी गजब की नींद आती है कि मोटिवेशन मोटिवेशन गया साइड में। उसके बाद लगता है जीवन का सबसे ज्यादा जरूरी काम है बस सो जाओ। और सोने के बाद फिर उठने का भी मन नहीं करता। कोई बोले ना कि बेटा उठ जा, आईआईटी की तैयारी करनी, आईआईटी साइड में, अभी नींद पूरी करने दो। क्या ऐसा ही होता है भाई? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? अलग ही मजा आता हो, अलग ही लेवल पर। आईआईटी वाईआईटी का मोटिवेशन सब खत्म हो जाता होगा। पहले तो बहुत हाईली मोटिवेटेड रहते होगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर फूड की एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है? फूड की एंट्री होती है, वैसे ही तुम्हारा मोटिवेशन लेवल डाउन चला जाता है। क्या भाई, डाउन चला जाता है क्या? है? उसके बाद लगता होगा बाद में सोचेंगे। घर में कोई बोलता होगा अबे ऐसे आईआईटी की तैयारी होगी, तो ऐसा लगता आईआईटी ये क्या है, ये किस विचित्र आत्मा का नाम है, ये तो हम जानते ही नहीं है। क्यों भाई, ऐसा है क्या? कोई नहीं कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो एक्सेसिव फूड खाना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है? उतना खाओ जितना लिमिटेड है, अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत ज्यादा आलसी हो जाएंगे।
अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत ज्यादा आलसी हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एक बार में बहुत ज्यादा खाने की बजाय हर एक एक 2-2 घंटे के बाद ब्रेक लो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ। देखो मशीन जो है ना, ब्रेन, भैया उसकी केयर करना बहुत जरूरी है। वो सही सलामत रहेगा तो हम आईआईटी का प्लान करेंगे। वो सही सलामत रहेगा तो हम आईआईटी का प्लान करेंगे। अदरवाइज हम आईआईटी का प्लान ही नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ आ रही है? तो देखो हर 2 से 3 घंटे बाद एक ब्रेक लिया करो। ठीक है। ब्रेक लेने के बाद, अभी गर्मियों का टाइम है, जूस वगैरह ले सकते हो, लस्सी वस्सी पी सकते हो, और कोई भी चीज है जो ड्रिंक, ड्रिंक ज्यादा से ज्यादा किया करो चीजों को। खुश हो गए ड्रिंक का नाम सुन के? अबे ड्रिंक का मतलब जूस की बात चल रही है यार, मुझे पता है तुम्हारे शौक। ठीक है ना? तो पानी वगैरह पिया करो, ज्यादा से ज्यादा जूसेस लो। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स खाओ। हर 2 से 3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा लिया करो। इससे क्या है कि आपकी ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा। और तुम अगर अपने हिसाब से चलोगे ना, लाओ भाई, पता चला क्लास खत्म हुई, चलो, फिर उसके बाद जाते होगे बहुत मेहनत करके आए हैं। भोकाली तो तुम बहुत दिखाते होगे, मुझे पता है। पढ़ो या नहीं पढ़ो, भोकाली पूरी रहती होगी तुम्हारी। क्यों भाई, बिल्कुल ऐसा ही है क्या? फिर उसके बाद जाते होगे, चलो अब हमारा भोजन लाया जाए। हम बहुत थक चुके हैं, 4 घंटे क्लास करके आए हैं, चलिए भोजन में आज क्या क्या बना है, भोजन में आज क्या क्या बना है सब रख दिया जाए। क्या बिल्कुल ऐसा ही करते हो क्या नालायक को? हाँ नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करने का। ठीक है। टेक केयर, बॉडी की टेक केयर करना बहुत जरूरी है। मशीन सही रहेगी, दिमाग सही रहेगा, सेहत सही रहेगी, तभी तो जाएंगे भाई। पता चले कि इतनी मेहनत की है कि अपनी ब्रेन का केयर ही नहीं किए, तो पता चला आईआईटी तक पहुंचते पहुंचते ब्रेन जो है वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया, तो सारी मेहनत बर्बाद, पैसा बर्बाद। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 11 बजे सोता हूँ और 7:30 बजे उठता हूँ। बेटा कुछ ज्यादा नहीं सो रहे हो तुम? ऐसे आईआईटी कैसे निकलेगा? 8.5 घंटे एक ही बार में, या तो ब्रेक ले लेकर के सो जाते। ठीक है। दिन में मैक्सिमम आप, दिन में अगर आपको सोने की आदत है तो देखो, दिन में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 मिनट सोया करो। कितना? 90 मिनट्स। आपका टोटल स्लीपिंग आवर कितना होना चाहिए? टोटल स्लीपिंग आवर क्या मैंने बताया था? आपका टोटल स्लीपिंग आवर 6 to 7 होना चाहिए, इसके बीच में, 6 से 7 के बीच में। इतना तो सोना है, ना इससे कम चलेगा ना इससे ज्यादा। ना इससे कम चलेगा भाई, ना इससे ज्यादा चलेगा। ठीक है। 6 से 7 घंटे के बीच में सो सकते हैं। इकट्ठा सोना चाहते हैं तो इकट्ठा सो लो, और इकट्ठा नहीं सोना चाहते, जैसे कि आपके पास दिन में भी टाइम मिलता होगा, जैसे मेरे साथ तो नहीं होता ऐसा कि मैं दिन में बिल्कुल भी फ्री नहीं होता, तो मैं तो एक ही बार में निपटा लेता हूँ, है ना, रात ही को निपटा लेता हूँ जितना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके पास तो दिन में भी थोड़ा सा वक्त होता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि रात को आप 1 बजे सोए और 6 बजे उठ जाए, तो बताओ कितने घंटे की नींद होगी? 1 बजे सो के 6 बजे उठने पर कितने घंटे सो लिए? क्या 5 आवर्स हो गए? अभी भी स्लॉट बाकी है, अभी भी स्लॉट बाकी है। बचा हुआ 2 घंटे, उसमें से लगभग 90 मिनट्स आप दिन में सोए। अगर आप ये स्लीपिंग साइकिल फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव रहेगा, और आप अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करें। मतलब ये मैंने बताया है, ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो ही करना है। आपका अपना कोई अगर साइकिल है और आप उससे कंफर्ट जोन में है कि नहीं सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, देन यू कैन फॉलो दिस। हर इंसान की बॉडी बिल्कुल एक जैसे रिएक्ट नहीं करती है ना, तो सभी की अपनी अपनी स्लीपिंग साइकिल्स होती हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही होगी मैं आपको क्या बताना चाहूँ। स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 1 घंटे खेलने जा सकते हैं? बिल्कुल। खेलने वेलने के लिए समय बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट लाइफ में बराबर चलना चाहिए, नहीं तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि भैया आईआईटी की तैयारी करते समय एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं, उसी रूम की सराउंडिंग में रहते हैं। अपने आप को एक्सप्लोर करो तो दिमाग चलेगा। ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट 1 आवर, इससे ज्यादा भी नहीं। कि सर ने बोला है कि बस खेलना है, घर में जाकर के आज ऐलान कर दिया सर ने बोला है पढ़ाई वढ़ाई साइड में कर दो, बस खेलेंगे, फुल एंटरटेनमेंट चलेगा भाई, चलो मूवी वूवी चलाओ, ये सब नहीं है। ठीक है। मैक्सिमम 60 मिनट्स, आप 60 मिनट पर डे अपने एंटरटेनमेंट के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये आपका एंटरटेनमेंट प्लीज मोबाइल फोन्स में तो नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का आजकल एंटरटेनमेंट मोबाइल फोन में ही चलता है, बस खोल करके बैठ जाते हैं, इंस्टा फेसबुक या गेम्स वगैरह खेलना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। प्लीज, एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि यू डोंट यूज एनी डिवाइस। आप कैसे भी एंटरटेन कर रहे हैं इस तरीके से ना, ठीक है। न्यूज देख सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपको टीवी वगैरह देखने का शौक है या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया को जितना पॉसिबल हो सकता है अवॉइड। ये बहुत ही गंदी हैबिट होती है, ठीक है। ओके, आउटडोर गेम्स खेलने का शौक है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, वॉक करने का शौक है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा किया करें अगर आपके पास टाइम मिले तो लाइफ में। अब आप कहेंगे क्या बाबा जैसी बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ अगर आपको थोड़ा सा वक्त मिले तो 15 से 20 मिनट आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके ब्रेन को और ज्यादा हेल्दी बनाती है। जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये सारी छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हैं, पता है तुम्हें। आप अगर दिन में समय निकाल करके 10 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हैं तो पता है इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। चलिए स्टार्ट करें फिर। आज का बाबा का ज्ञान खत्म हुआ, अब आते हैं फिजिक्स के ज्ञान पर। ये था जीवन का ज्ञान, अब देंगे हम फिजिक्स का ज्ञान। तो भाई, आप लोगों को 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए गए थे, क्या आप सॉल्व करके आए हैं? क्या आप लोग सॉल्व करके आए हैं? चलिए देखते हैं भाई क्या जवाब आया आप लोगों के। पहले तो एक बात, ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, इसका ए पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया था, ए पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया था, आपसे बी पार्ट पूछा था। क्या आपने बी पार्ट सॉल्व किया है? मेरे हिसाब से आंसर आपका 31/2 आना चाहिए। 31/2 क्या सही निकाला है क्या मैंने? 31/2 आ रहा है, लेट्स चेक इट। कुछ लोग कह रहे हैं 38/3 आ रहा है, ये 38/3 वाले गलत किए हैं। मैं समझ गया इन्होंने क्या गलती करी है, ठीक है। इन्होंने लिमिट्स लेने के बाद एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया। चलो चेक करते हैं। देखो, आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो पता ही था। क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया था आपका? ये आपका एक्सप्रेशन क्या आया था, t² - t+3। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर, इसको इंटीग्रेट करना है वेलोसिटी को। लेकिन अब ध्यान रखना, जब आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे t है तो टाइम की लिमिट लगेगी। तो t बराबर 1 पर क्या हमें पोजीशन पता है? क्या बेटा हमें पोजीशन पता है? या ध्यान से देखना, क्या t बराबर 1 पर हमें x बराबर 2 दिया हुआ है? क्या t बराबर 1 पर हमें x बराबर 2 दिया हुआ है? तो देखना हमने लोअर लिमिट लगाई, t बराबर 1, यहाँ पर x बराबर 2। तो हम सबसे पहले पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। किसी जनरल टाइम t पर x की वैल्यू क्या होगी? आपने इंटीग्रेट किया इस साइड को, ये आ जाएगा x - 2। कितना आ जाएगा बेटा? x - 2। कितना समझ आया? अब देखना, अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर इस एक्सप्रेशन को करो इंटीग्रेट। इस एक्सप्रेशन को क्या करो? इंटीग्रेट। देखो यहाँ पे t की लोअर लिमिट लग चुकी है, इंटीग्रेट किया, t² का इंटीग्रेशन ये, t का इंटीग्रेशन ये, और ये आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद आप 2 को इधर ले आए तो आपके पास ये फंक्शन बना। अब यहाँ पर बिल्कुल मैंने आंसर गलत निकाला हुआ है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिमिट लगाना भूल गया, ध्यान से देखना। यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? लिमिट। कहां से कहां तक की लिमिट लगाएंगे? t से लेकर के 1 तक। क्लियर, समझ आ रहा है? t से लेकर के 1 तक की। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? ऊपर ही बता दूं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब आपने ये एक्सप्रेशन लिखा था, यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? t से लेकर के 1। एक बार बताओ, अगर t पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे? देखना ध्यान से, इसी एक्सप्रेशन को मैं लिखने जा रहा हूँ, x - 2 = t³/3 - t²/2 + 3t। ये तो t पुट किया, लोअर लिमिट पुट करो 1। जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/3 - 1/2 + 3। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया? मैंने लोअर लिमिट पुट कर दी है यहाँ पर, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा, क्या सभी को समझ आ रहा है बेटा? चेक करो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा गया है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ले गए x को तो ये बन जाएगा आपका, इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर लेना, इसको इधर ले जाओ, t³/3
माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t, और इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर लो, बताओ ये कितना आ रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 9 + 1, कितना आ रहा है ये -29/6 पूरा टोटल ओवरऑल, ये मुझे बताया गया, क्या सही लिखा है क्या मैंने? मतलब 2 भी ऐड कर दिया बेटा, 2 भी ऐड कर दिया, यहाँ से 2 को भी ऐड कर दिया है, तो 2 को ऐड करने के बाद ये बोला जा रहा है, ये आ रहा है +29/6, देखना यही आ रहा है क्या आप लोगों का, प्लस नहीं माइनस आ रहा है? चलो यार कैलकुलेट ही करके देख लेते हैं, तुम लोगों से कैलकुलेट ही नहीं होता है, उधर ले जाओगे तो ये 2 - 3 -1 हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन रहा है, यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है भाई मेरा तो, 6 ये 2 ये -3 और ये -6 प्लस, गलत गलत सॉल्व करके बैठे हुए हो, 5/6 आ रहा है, गलत आंसर दे रहे हो नालायक, माइनस के 5/6 आ रहा है, यहाँ पे ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना था हमें, पोजीशन निकालनी है, लेकिन ये पोजीशन कब निकालनी है, t = 3 पर, क्या हम यहाँ पे t = 3 पुट कर पाएंगे, क्या हम यहाँ पे t/3 पुट कर पाएंगे, यहाँ पर t = 3 पुट कर दो, देखो t = 3 जैसे ही पुट करोगे देन चेक योर आंसर, t = 3 पुट करने पर दिस इज 9 - 9/2 प्लस 9 - 5/6, इसी एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे 18 - 9/2 - 5/6, बताओ इसको फर्दर सॉल्व करने पर क्या आ रहा है तुम्हारा, इसको फर्दर सॉल्व करने पर आ रहा है जो कि मुझे आंसर दिया गया 38/3, क्या यही आ रहा है सभी का, दिस इज द करेक्ट आंसर, 38/3 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है भाई, देख लेना भाई, चेक कर लेना क्या गलती करी है तुम लोगों ने। देखो इसका एक और मेथड होता है, इसका एक और मेथड होता है सॉल्व करने का, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास दूसरा मेथड है, वो कोई दूसरा मेथड नहीं है, वो इसी क्वेश्चन को करने का एक डिफरेंट वे है, वो इसी क्वेश्चन को करने का डिफरेंट वे है। देखो भाई मैंने कैलकुलेशन कर दी है, तुम अपने आप आराम से चेक कर लो, मुझे मत बताओ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं तो नहीं बताने वाला, ठीक है, ये मैथ्स का डिपार्टमेंट है, आप लोग जानो, ठीक है। इसका देखो मैं एक और मेथड बता रहा हूँ बी पार्ट, कुछ लोग कहते हैं सर हम ये लिमिट विमिट नहीं पुट करेंगे, क्या कहते हैं सर हम ये लिमिट विमिट नहीं पुट करेंगे, हमका ठीक है, मतलब वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, उन्होंने क्या लिखा, सर इंटीग्रल ऑफ dx बराबर मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ v dt, मैंने कहा सर लिमिट वगैरह पुट नहीं करनी मुझे, मैंने कहा ठीक है मत करो, मैंने कहा लेकिन अगर लिमिट नहीं पुट करोगे तो इनडेफिनेट है, और इनडेफिनेट है तो याद करो तुम्हारा सी आएगा, इनडेफिनेट अगर है तो तुम्हारा सी आएगा, सी कौन है, चिंटू, नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ याद आ रहा है, मैंने कहा इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली x लिख देंगे बराबर इंटीग्रल ऑफ v dt, इसको इंटीग्रेट करके क्या आ जाता है, v का फंक्शन हम यहाँ से अगर पुट कर दें, ये वाला फंक्शन यहीं पर दिस वन, अगर इस फंक्शन को पुट कर दें तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद क्या लिखो, t³ माइनस t²/2 प्लस 3t, लेकिन अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेट किया है तो यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट भी आएगा। देखो इसी को सॉल्व करने का मैं एक और मेथड बता रहा हूँ, ये कोई नया मेथड नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, अगर आप लिमिट नहीं लगा रहे हैं, अगर आप लिमिट नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे सी है, देखो सी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सी की वैल्यू निकाली जाती है फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जरा ध्यान से देखो आपको क्या कंडीशन दी हुई है, क्या आपको इस क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ पे बताया गया बेटा t = 1 पर, जरा ध्यान से देखना, t = 1 पर क्या x की वैल्यू 2 है, क्या t = 1 पर x की वैल्यू 2 है, तो देखो यहाँ पे t = 1 पुट करो और x 2 पुट करो, t = 1 पुट करो और x पुट कर दो, यू विल गेट द कांस्टेंट, x कितना 2, t की वैल्यू कितनी 1, तो 1/3 माइनस 1/2 प्लस 3 प्लस c, क्या आप यहाँ से इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं,
क्या आप यहां से बेटा इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, लोग कहते हैं कि सर ये नया मेथड निकाला, कोई नया मेथड नहीं, उसी क्वेश्चन को देखने का एक तरीका है। ठीक है, यहां से बताओ, यहां से c की वैल्यू क्या लिखोगे? 2 - 3 हो गया -1, और यहाँ पर ये वाला टर्म आ जाएगा +1/6। यहाँ से c की वैल्यू आ गई -5/6। आई या नहीं आई? कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है -5/6। अब देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू को अगर दोबारा से वहीं पुट कर दोगे तो देखो x बराबर फंक्शन क्या बन जाएगा? t³/3 -t²/2 प्लस 3t -5/6। जरा ध्यान से देखना, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों सेम आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं? ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। अब लो आपके पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करें, यू विल गेट द आंसर। समझ में आया? कुछ लोग कहते हैं सर मैं नहीं लगाऊंगा लिमिट, कुछ लोग कहते हैं मुझे नहीं लगानी लिमिट। मैंने कहा ठीक है मत लगा, तुझे इंडेफिनिट आता है? उसने कहा हाँ आता है। मैंने कहा क्या? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैंने कहा इसको तुम जब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रल ऑफ v dt, क्या तुम्हारे पास इंटीग्रेट करने के बाद ये फंक्शन बनेगा? अब क्या करो, ये जो आपको c निकालना है, c तो आपको पता ही नहीं है, c तो कांस्टेंट है, कैसे निकालोगे? c निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, जरा ध्यान से देखो। क्या क्वेश्चन में t बराबर 1 पर x की वैल्यू 2 दी हुई है? t बराबर 1 पर क्या x की वैल्यू 2 दी हुई है? तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी, जब t बराबर 1 पुट किया, क्या यहाँ से आपके पास c आ जाएगा? क्या आपके पास यहाँ से c आ जाएगा? तो यहाँ से आपके पास c आ गया, तो c आ गया तो आपके पास कांस्टेंट आ गया, तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। दिस इज द वे, दिस इज द अनदर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब कहते हैं कि सर इनमें से कौन सा मेथड अप्लाई करें, 1 वाला या 2 वाला? तो मैं तो ये कहता हूं आप लोगों से, आपको ये मेथड आता है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे जाकर के यूज पड़ेगा। लेकिन दोनों ही मेथड कुछ अलग नहीं है, दोनों ही मेथड में आपको इंटीग्रेट करना है, दोनों ही मेथड्स में आपको क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट करना। क्लियर है मेरी बात? कैसे भी सॉल्व करें आपका आंसर सही है, कैसे भी सॉल्व करें आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ो। ये कितने लोगों का सही था? 38/3 कितने लोगों का आ गया था? ग्रेट ग्रेट नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हमने दिया था ये वाला होमवर्क, 2 sin t + 2 cos t। क्या आपने ये सॉल्व किया? मेरा आंसर ये आ रहा है, आप लोग चेक करें क्या आपका आंसर यही आ रहा है? दिस वन इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट तो बहुत आसान, और दूसरे पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, दूसरे पार्ट का आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। देखिए जल्दी से फटाफट देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया गया। देखो पहला पार्ट तो बहुत आसान, बहुत सिंपल है। आपको वेलोसिटी दी हुई है, और बेटा अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी दी हुई है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट? इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको हमने सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया। देखो sin t का डिफरेंशिएशन cos t, और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस के sin t, ये तो समझ आ गया होगा। और t की वैल्यू π/6 रख दी। π/6 का मतलब जानते हैं कितना होगा? अगर यहाँ पे π/6 आ गया तो ये π/6 कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? पाई रेडियन इज 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 6 इज व्हाट? 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है। cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2, और sin 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो देखो एक्सेलरेशन आ गया। बी पार्ट पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t = 5 सेकंड्स। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, इसको एट की जगह इन कर लेना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो किसी इंटरवल में ही होता है, इंस्टेंट पे तो हो नहीं सकता, इसको इन कर लेना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन t = 5/6 सेकंड्स। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आप एक बात बताओ क्या करना पड़ेगा? क्या इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा? क्या इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा? ये बात समझ आती है? तो लोग कहते हैं सर यहाँ तो आई कैप और जे कैप लिखा हुआ है, मैं इंटीग्रेट कैसे करूं? मैंने कहा अलग अलग करो ना, मैंने कहा अलग अलग करो। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा dx बराबर, ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? 2t sin t को इंटीग्रेट करूंगा, और यहाँ पे 2t cos t को इंटीग्रेट करूंगा। किस इंटरवल में निकालना है? यहाँ पर टाइम की लिमिट लगेगी, किस इंटरवल में निकालना है बेटा? π/6 सेकंड्स में। तो लोअर लिमिट 0, π/6 सेकंड्स में निकालना है तो लोअर लिमिट 0, क्योंकि 0 से π/6 में निकालेंगे, अपर लिमिट ये। लोग कहते हैं कि सर मुझे x की लिमिट तो पता ही नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि आपसे यहाँ पोजीशन पूछी भी नहीं है, आपसे तो क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। मैंने कहा लोअर लिमिट मान लो xi मतलब इनिशियल पोजीशन, और अपर लिमिट मान लो xf। वैसे भी जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जरा ध्यान से देखना, क्या आप 2t sin t को इंटीग्रेट कर सकते हैं? देखो 2 तो बाहर आ गया, और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos t। अपर लिमिट π/6, लोअर लिमिट 0। लोअर लिमिट 0 क्यों लगाई है? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट π/6 सेकंड्स में फाइंड आउट करना है, इसीलिए। मतलब 0 से लेकर के हमारा जो टाइम इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल कहां से कहां का हुआ? 0 से π/6 सेकंड, इसीलिए ये टाइम लिमिट है। क्लियर? इसी तरीके से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखो, इस cos t को इंटीग्रेट करोगे तो ये sin t बन जाएगा, इसकी लिमिट लगा। अब आपको क्या इसके बाद लिमिट पुट करना आती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या सही किया है? क्या सही किया है? अब लोग कहते हैं, देखो अब लोग कहते हैं कि सर मैं तो सेकंड मेथड से करूंगा। यहाँ सेकंड मेथड से काम हो ही नहीं पाएगा तुम्हारा, क्योंकि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया? डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं क्या साइड में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या ये लिख सकते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कुछ स्टूडेंट्स की वीडियो ऑन है, उसको ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। क्या है ना, डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा लैग आ रहा है। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों भाई गरीब, तुझे पता नहीं है इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है तेरे को? एक्सेलरेशन ये आ रहा है, ये कांस्टेंट है क्या? ये एक्सेलरेशन था। अलग अलग टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी, कांस्टेंट कहां है गरीब? कैसे काम चलेगा तेरा? अब देखो इसके बाद आपने ये लिमिट पुट कर दी, आपको समझ में आ रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट ही निकालना था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गरीबो? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या मैं इसी को डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ? क्या मैं इसी को डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ? तो यहाँ से आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, आपने लिमिट पुट कर दी, और मुझे उम्मीद है इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। किसी का सही था? कुछ बहुत गरीब है यार कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है, क्या गधा है क्या ये? बिल्कुल ही। अबे टी बराबर π/6 सेकंड पे किसी इंस्टेंट पर कुछ और वैल्यू आ रही है, π/2 डालेगा तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी। क्यों भाई अंश, कुछ समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो वैल्यू है ये टाइम पे डिपेंड कर रही है बेटा? कांस्टेंट चिल्ला रहे हो इतनी देर से। जब टी की वैल्यू पुट करिए, दिख रहा है ना कि एक्सेलरेशन में टाइम का फंक्शन आ रहा है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर आप लोगों का आ चुका है क्या? ये आंसर आप लोगों का आ चुका है? समझ में आया कैसे किया है? अगर आई कैप जे कैप फॉर्म में दिया होगा तो देख करके छोड़ दोगे या कर पाओगे? आई कैप जे कैप फॉर्म में दिया होगा तो देख करके छोड़ दोगे या कर पाओगे? कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर बेसिकली एक्स कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करना है बेटा, और वाई कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करना। बहुत सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट करो अलग अलग, यू कैन सॉल्व इट। अगला क्वेश्चन, क्या ये सॉल्व किया आप लोगों ने? यहाँ पर बी पार्ट के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ये लिख लेना, ये शायद क्वेश्चन में मिसिंग था। बी पार्ट सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी कि t बराबर 2 सेकंड्स में पार्टिकल की पोजीशन क्या है। ये शायद मैंने नहीं बताया था, पोजीशन नहीं बताई थी मैंने, शायद टाइम और वेलोसिटी बताई थी, ये लिख लो। अब देखना ये क्वेश्चन कैसे करें। देखना मैं जनरल अप्रोच बता रहा हूं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देख, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू 2/v दी। एक बात बताओ, क्या एक्सेलरेशन v का फंक्शन दिया हुआ है? तो सबसे पहले बताओ, क्या आप एक्सेलरेशन को v के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले ये बताओ, आप एक्सेलरेशन को v के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? क्या आप एक्सेलरेशन को बेटा dv/dt लिख सकते हैं? क्या आप एक्सेलरेशन को बेटा dv/dt लिख सकते हैं?
तो देखो मैंने यहाँ पर ये देखना इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। क्या एक्सेलरेशन को dv by dt लिखा जा सकता है और dv by dt बराबर 2/, ये लिख लिया। अब इसके बाद पता है क्या करते हैं, इसके बाद जो भी सेम टाइप के वेरिएबल होते हैं उनको एक तरफ, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा राइट हैंड साइड में v है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में d के पीछे v, तो जितने भी एक तरह के एक जैसे भाई बंधु हैं वो एक तरफ और दूसरी तरह के भाई बंधु एक तरफ, समझ में आए? सारे गधे एक तरफ और सारे घोड़े एक तरफ, ये वाला सिस्टम। तो देखो v वाला जो फंक्शन है उसको इधर ले जाओ और t वाला जो फंक्शन है उसको इधर ले जाओ। देखना यहाँ पे ध्यान से, आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपके सामने ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, v इंटू डीवी बराबर 2 इंटू dt, v इंटू डीवी बराबर 2 इंटू dt बनेगा या नहीं बनेगा बेटा। अब जैसे ये तुम्हें दिखाई दे जाए ना dv और dt, जैसे तुम्हें दिखाई दे जाए ना dv और dt, तो इसको गायब करने का एक ही तरीका है, इसको गायब करने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन। क्या है तरीका, इंटीग्रेशन। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोफाइल के, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हमने किया इंटीग्रेट, इसको भी किया हमने इंटीग्रेट। अब देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, लिमिट लगाएंगे। तो देखना क्या यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में डी के पीछे क्या है, डी के पीछे क्या है मेरे भाइयों, क्या डी के पीछे तुम्हें टी दिख रहा है, और यहाँ पे डी के पीछे क्या है, वी। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, हम यहाँ पे बेटा क्या लगाएंगे, लिमिट। तो देखना लिमिट लगाने जा रहा हूँ, क्या t बराबर 2 पर स्पीड मुझे पता है, क्या t बराबर 2 पर मुझे स्पीड पता है, मुझे दी हुई है क्वेश्चन 3, मुझे दी हुई है 3। क्लियर। और यहाँ पर मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो किसी जनरल टाइम t पर मान लेते हैं वेलोसिटी है v। क्लियर। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें v को इंटीग्रेट करना आता है, v को इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, v स्क्वायर बाई 2, v को इंटीग्रेट करके क्या लिखोगे, v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट v लोअर लिमिट 3, 2 dt को इंटीग्रेट करोगे तो t आ जाएगा, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 2। इतना समझ आया, इतना समझ में आया। क्लियर। इसके बाद हमने लिमिट पुट कर दी, ये वैल्यू पुट करी, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 4t प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4t प्लस 1 कितनी आ जाती है बेटा, 4t प्लस 1। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, सभी को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। देखो इस तरीके के क्वेश्चन, एक्सेलरेशन अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिखा, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, घर जाके दोबारा से सॉल्व करनी। बी पार्ट में क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक बात बताओ, क्या मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी है, क्या मैं पोजीशन निकाल सकता हूं, क्या मैं पोजीशन निकाल सकता हूं। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, इंटीग्रेट करना है आपको, बेटा देखकर ही समझ आ जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल है, एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल है और आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो देखते ही आपको समझ में आ गया इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देखते ही आपको समझ में आ गया बेटा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, मुझे पोजीशन निकालनी है, क्या मुझे दोबारा से इंटीग्रेट करना है, क्या मैं यहाँ पर वेलोसिटी को इस तरीके से लिख सकता हूँ, dx by dt, dx by dt लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 41 इसको इधर ले गए। अब फिर से इंटीग्रेट करना है, लिमिट लगाएंगे, अब दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना भाई, वेलोसिटी आ गई है, पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी आ गई है, पोजीशन निकालनी है, लिमिट लगाओ। यहाँ पे टाइम की लिमिट t बराबर 2 पर x की वैल्यू 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैं मेंशन करना भूल गया था। t बराबर 2 पर x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1। देखो ध्यान से, लोअर लिमिट कहां से पुट करते हैं, लोअर लिमिट हम कहां से पुट करते हैं, लोअर लिमिट हम पुट करते हैं फ्रॉम द गिवन। क्या मैं t बराबर 2 पर x की वैल्यू पता है, बस इसके बाद करना है इंटीग्रेट, इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट 4t प्लस 1 की पावर 1/2। याद रखना है यहाँ पे t में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कल हमने इस तरीके का इंटीग्रेशन पढ़ा था और मुझे उम्मीद है आपको याद हो, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। क्या यहाँ पे 1/4 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे 1/4 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई, बिल्कुल याद होना चाहिए अगर आप रिवाइज करके आए। देखो उसके बाद हमने ये इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके बाद आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर हम ये भूल गए लिखना, ओहो शिट, O2 नहीं, सही लिखा हुआ है। अंश बेटा एक बात बताओ बेटा कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक स्केलर क्वांटिटी है? तुम पिछले आधे घंटे से एक ही मैसेज टाइप कर रहे हो। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो क्या हम उसे कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। अगर मान लो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो वो कांस्टेंट हुआ या आपके लिए वेरिएबल हुआ? क्या ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? क्या ये समझ में आया भाई? क्या ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि dt का इंटीग्रेशन t कैसे हो गया? आपको इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा। क्या आपने dx का इंटीग्रेशन x लिखा था? क्या आपने dx का इंटीग्रेशन x लिखा था? उसी तरीके से dt का इंटीग्रेशन t लिख दिया मैंने। कैसे लिख दिया सर? आपको पता होना चाहिए dt का मतलब क्या, आगे क्या है, 1 को लिखा जा सकता है t की पावर 0 इंटू dt। तो यहाँ पे t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 ऐसे आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करें और बताएं कि कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ये बोल रहे हैं कि v को इंटीग्रेट करने पे v²/2 कैसा है? अतीश जैन पढ़ाई करो तुम बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इनको ये नहीं पता कुछ गरीबों को कि इंटीग्रल ऑफ v dv लिखा हुआ है, तो v का इंटीग्रेशन हम v²/2 लिखेंगे। ये इनकी इतनी गरीबी है। देखिए भाई, तालियां बजाइए ऐसे लोगों की। इनको ये नहीं पता कि अगर मैं v को इंटीग्रेट करूंगा dv के रिस्पेक्ट में तो v²/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, हैंडआउट शेयर कर दूंगा, पीछे वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नवीन बेटा अपनी कैलकुलेशंस को इंप्रूव करो तुम, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा। आईआईटी में सेलेक्ट होना है कि नहीं होना? 9 - 8 + 1 होता है बेटा। बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? गुलशन बेटा आंसर बताओ। क्या मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है? मुझसे पोजीशन पूछी जा रही है इस वक्त टाइम के साथ। एक बात बताओ, देखना कैसे अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए। मुझे ये बताओ, क्या मेरे से किसी गिवन टाइम पे पोजीशन पूछी जा रही है? क्या वेलोसिटी को तुम्हें x के टर्म्स में लिखना आता है? क्या वेलोसिटी को तुम्हें x के टर्म्स में लिखना आता है? क्या मैं इसी को dx/dt बराबर 3x² लिख सकता हूँ? क्या बेटा इसी को मैं dx/dt बराबर 3x² लिख सकता हूँ? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब इसके बाद क्या करना है, एक तरह के टर्म्स को एक तरफ, क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में dx है और राइट हैंड साइड में x² है, तो x² वाले सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले जाओ। मेरी बात समझ आई? मतलब इसी एक्सप्रेशन को देखना आप किस तरीके से लिखेंगे, देखना ध्यान से, सभी लोग देखते जाए ध्यान से। dx/x² बराबर 3 × dt। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैंने dt इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x² इधर कर दिया। ऐसा क्यों किया? इससे मुझे इंटीग्रेट करने में आसानी होगी। तुम्हें बेटा dx और dt देख करके, चिंटू ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेट करना है? मैंने कहा जरा ध्यान से देख, यहाँ पे तुझे क्या dx और dt दिखाई दे रहे हैं? अगर dx और dt दिखाई दे जाए तो तुरंत समझ में आ जाएगा तुझे इंटीग्रेट करना। तुझे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। देखना ध्यान से, यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट, यहाँ क्या करेंगे? इंटीग्रेट। कुछ लोगों का इंटीग्रेशन अभी तक बहुत वीक है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते। क्या इसकी पावर x की पावर -2 × dx बराबर 3 × इंटीग्रल ऑफ dt लिख सकता हूँ गरीबों? अब देखो यहाँ लिमिट लगाते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम्हें t बराबर 1 पर x की वैल्यू 2 दी हुई है? लोअर लिमिट बताओ क्या लगाओगे? t बराबर 1 पर x की वैल्यू क्या दी हुई है? 2। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है आप लोगों को?
ये बात समझ में आ रही है? जनरल टाइम t पर x की वैल्यू निकाल ले। क्या x की पावर -2 को इंटीग्रेट करना आता है? क्या x की पावर -2 को आपको इंटीग्रेट करना आता है क्या? -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये x ये 2 बराबर 3। एक बात बताओ, यहाँ पे dt लिखा हुआ है, dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा? जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता था, क्या उसी तरीके से dt का इंटीग्रेशन t आएगा? बहुत बढ़िया। कुछ लोग अभी यहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ये घर जाकर के पढ़ नहीं रहे हैं, उनको अभी इंटीग्रेशन ही नहीं पता चलता। देखिएगा ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को क्या मैं -1/x लिख सकता हूं? x की पावर बेटा -1, x की पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं। यहां से माइनस के 1/x आ गया, और अपर लिमिट x लोअर लिमिट 2 बराबर 3 इंटू t -1, 3 इंटू t -1। अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? क्या हम यहाँ पर भी लिमिट्स पुट कर दें? तो देखो लिमिट पुट करोगे क्या लिखोगे? -1/x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 इंटू t -1। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? आपको यहाँ पर किस कब वैल्यू निकालनी है? पोजीशन जब t बराबर 2 हो, पोजीशन जब t बराबर 2 हो। क्या आप यहाँ पे t बराबर 2 पुट कर सकते हैं? क्या आपको x पता चल जाएगा बेटा? t बराबर 2 पुट कर दो, x पता चल जाएगा। t बराबर 2 पुट करो, x पता चल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट ऊपर 2 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ यहाँ से क्या वैल्यू आती है तुम्हारे सामने? मेरे हिसाब से इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जाएगा, -1/x + 1/2 इज इक्वल टू 2 - 1, दिस इज 3। खत्म हो गया सवाल, सवाल खत्म। अब इसके आगे तो मुझे भी सॉल्व करना नहीं आता। क्या तुम्हें सॉल्व करना आता है? जल्दी बताओ। x की वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू, 1/x की वैल्यू मत बताओ। यहां से x की वैल्यू हमें बताई गई है -2/5। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कुछ लोगों से अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। गलत है यार, तुम लोग कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हो यार, ये भी गलत बता रहे हो तुम लोग हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह यार, तुम लोग तो बहुत ही गरीब हो यार। मतलब तुम्हें ये नहीं पता इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? सीरियसली। 3 - 1/2, लो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देख लो। 6 - 1 5/2, ये लो। मेरे से पूछ रहे सर करके बताओ एक बार। x बराबर -2/5, ये लो आगे आंसर। समझ में आया? समझ में आया कैसे किया? एक बार मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। यहाँ पर v बराबर 3x² लिखा हुआ है, v बराबर 3x² लिखा हुआ है। मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो क्या मैं v को t के टर्म्स में लिख सकता हूँ? v को t के टर्म्स में लिखने का तरीका क्या है? dx/dt। इसके बाद x वाले सारे टर्म्स को एक तरफ, t वाले सारे टर्म्स को एक तरफ। इसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट करो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। इसका एक और तरीका है, कुछ लोग लिमिट नहीं रखना चाहते हैं तो वो क्या करें? सिंपली इंटीग्रेट कर लें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लें। पता है ना वो तरीका? तो c की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आपके पास पोजीशन आ जाएगा। ठीक। लोअर लिमिट हम हमेशा जनरली वही पुट करते हैं जो हमें गिवन होती है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे t बराबर 1 पर x की पोजीशन दी हुई थी, इसलिए हमने वो पुट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कि हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है ग्राफिकली, इसका मतलब क्या है? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस किया करो, मेरे रिवीजन क्लास लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये गरीबों जैसी हरकतें यहाँ पे बिल्कुल भी मत करो, चैट में बिल्कुल भी टाइप मत करो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। ठीक है, घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है तुम लोगों को। अब कोई चैट से टाइप करे, एग्जिट कर दूंगा मैं। क्या मैं यहाँ मेडिकल की तैयारी करा रहा हूँ तुम लोगों को क्या यार?
कि एक ही जैसे क्वेश्चन कराता रहूं? बेटा आईआईटी की तैयारी कर लो, एक पैटर्न का एक ही क्वेश्चन कराया जाएगा। आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो दूसरे पैटर्न का होगा, ठीक है। क्लास में जो क्वेश्चन होगा वो दूसरे पैटर्न का होगा। क्या एक ही जैसे क्वेश्चन कराता रहूं जैसे स्कूल में किया करते थे? जैसे स्कूल में बस बता देते थे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, वेलोसिटी बता दो क्या होगी। अगला क्वेश्चन दे दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 है, वेलोसिटी बता दो क्या होगी। फिर बहुत टफ क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया, एक्सेलरेशन पूछ लिया, वेलोसिटी बता दी 5 क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस कराऊं क्या? अगर तुम्हारा लेवल नहीं है तो इंप्रूव करो यार, मैं अपना लेवल नहीं गिरा सकता, ठीक है। मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आईआईटी का जो लेवल है मुझे उसको मेंटेन रखना पड़ेगा यार। कि तुम अगर गरीब हो तो मैं भी गरीब बन जाऊं तुम्हारे साथ, कि सर हम बहुत गरीब है सर, हमसे हो नहीं पाता सर, ये टफ क्वेश्चन है सर, कैसे करें? अरे तो क्या करूं यार, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, एफर्ट्स करो। पढ़ा रहा हूं, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों के यार। मैंने अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में इतने प्यार से किसी को नहीं पढ़ाया होगा। आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हैंडआउट तक मैं शेयर कर देता हूं, इतनी बढ़िया हैंड राइटिंग में लिख करके। घर जाकर के प्रैक्टिस करो ना, मैं अपना लेवल क्यों गिराऊं तुम्हारे लिए? एक ही पैटर्न के 50 क्वेश्चन करा दो सर, इनको एक ही पैटर्न के 50 क्वेश्चन चाहिए। इनको पता है कैसे क्वेश्चन चाहिए? पहले दे दिया v बराबर x, चलो एक्सेलरेशन बताओ। अगला क्वेश्चन दे दो v बराबर x स्क्वायर, खुश हो जाएंगे, वाह सर वाह। अगला क्वेश्चन दे दो v बराबर x क्यूब। ये स्कूल में यही तो करके आए, ये स्कूल में यही तो करके आए हैं, और ये चाहते हैं कि ये स्कूल के टीचर्स की तरह पढ़ाया जाए। आपको समझ में आना चाहिए आप इस समय फ्रंट में किसके सामने बैठे हुए हैं। आई एम ए मेंटर ऑफ आईआईटी जेई एडवांस, और उसका जो लेवल है वो मैं मेंटेन रखूंगा। अगर आपका वो लेवल नहीं है तो प्लीज ट्राई टू इंप्रूव इट। आप उसको इंप्रूव करें धीरे धीरे, मैं आपको सपोर्ट करता हूं ना। आई विल ऑलवेज मोटिवेट यू, किस तरीके से इंप्रूव करना है ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूं ना। लेकिन आप ये कोशिश क्यों करते हैं कि मैं अपना लेवल गिरा दूं? मैं अपना लेवल नहीं गिराऊंगा, मैं तो अपना लेवल धीरे धीरे और बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आईआईटी की रिक्वायरमेंट है यार। मैं तुम्हारे साथ क्यों गद्दारी करूं? और तुम्हें अगर अपना लेवल गिराना है, तुम पता है अगर इसी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, जस्ट गो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो आपको इसी लेवल पे पढ़ाते हैं। चूरन चूरन चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, गलत तरीके से समझाया जाएगा, तुम भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेंगे, उनके लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे, और तुम्हें ऐसी वर्चुअल फील आती रहेगी यू आर गोइंग टू सेलेक्ट इन आईआईटी जेईई, जो कि यहाँ पर इस समय आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। और तुम अगर उस बेवकूफी में पढ़ना चाहते हो, जस्ट मूव ऑन, यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, ठीक है। जेईई एडवांस इज नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, मैं क्लियरली बोल देता हूं। अगर आप एफर्ट करेंगे, अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको पहुंचा सकता हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सर आप अपना लेवल गिरा दीजिए, बिल्कुल नहीं है संभव। मैं अपने लेवल को नहीं गिरा सकता। मुझे पता है कि कहां पर कितने क्वेश्चंस कराने हैं, मैं उतने क्वेश्चन कराऊंगा। एक ही पैटर्न के अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 क्वेश्चन करा दूं, ट्रस्ट मी मैं नहीं कराऊंगा। मैं क्लास में आपको कुछ और पढ़ाऊंगा, घर पे हो सकता है दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आपके इस ब्रेन को डेवलप करना है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना है। मैं अपने काम को लेकर के बहुत ईमानदार हूं, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल बेईमान नहीं। तुम 2 दिन पढ़ते होगे, एक दिन नहीं पढ़ते होगे, फिर 2 दिन पढ़ते होगे, फिर एक दिन नहीं पढ़ते होगे, लेकिन आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द मोटो ऑफ माय लाइफ, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट इट। अगर आपसे नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है, रिलेटेड। मान लो मेरी स्पीड जो है वो इस समय 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपकी स्पीड को बढ़ाऊं और इससे कोप अप करवाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी स्पीड को कम कर दूं, क्योंकि आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए हमें जो स्पीड चाहिए वो 100 मीटर पर सेकेंड चाहिए। तो हमें तो अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना होगा ना, कि तुम्हारे साथ नीचे आ जाओ। जस्ट टेल मी, हाँ, तुम तो क्या चाहते हो? तुम कुएं के अंदर हो, तुम गड्ढे में, तुम गड्ढे के अंदर हो, और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ऊपर खींचना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ कि इस कुएं से बाहर निकलो। तुम्हें जो अंदर से वर्चुअल फील आ रही है ना, यू आर टॉप और तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तुम्हारी वो फील खत्म करना चाह रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। मैं तुम्हें उस कुएं से बाहर निकालना चाह रहा हूँ, और मैं तुम्हारी मदद कर, हर संभव मदद करने के लिए मैं तुम्हारी तैयार। लेकिन पता है तुम्हारी हालत क्या है?
तुम्हारे को मैं हाथ दे रहा हूँ तो मेरा हाथ पकड़ के नीचे खींच लो। अरे सर आप भी आओ यार, क्या सर आप हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आपकी अगर मैं मदद करूंगा ना ऊपर से, तो आप क्या करोगे, मेरा हाथ पकड़ के नीचे खींच लोगे, कुएं के अंदर ही गिरा दोगे। आप कहोगे बैठो सर, यही बैठते हैं, मौज करते हैं। सर जीवन में क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो यार ना सर, हमें सेलेक्ट होना है और आप फालतू में इतना पैनिक हो गए। तुम लोग ये हो गए हो। थोड़ा सा कोई चीज समझ में नहीं है, पैनिक हो जाता है। अरे जाओ यार, घर पे जाओ, एफर्ट करो। आईआईटी यही है, आपको बना बनाया माल नहीं मिलेगा वहां पर, आपको यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी। आईआईटी जेई के पेपर्स का लेवल देखा है आपने? कोई भी क्वेश्चन हिंदुस्तान में जब भी आया, कभी रिपीट नहीं होता, ऑलवेज यू विल गेट द न्यू क्वेश्चन। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस कराऊं? नीट की तैयारी कर लेते, वहां पे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, v बराबर u प्लस 80 पे ही खत्म हो जाता है। एक बार v देते, अगली बार u पूछ लेते, अगली बार u देते, फिर v पूछ लेते, खुश होते रहते, तालियां बजाते रहते, वाह 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 वाह, 10 में से 9 क्वेश्चन हो जाते। तुम सोच रहे होंगे सर ने बजा दी बैंड ने। जरूरत है, इसलिए करना पड़ता है। रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? हर इंसान की कहानी एक जैसी नहीं होती। कोशिश करो, धीरे धीरे सीख जाओगे। कोशिश करो ना यार। जब मैं क्लास में पढ़ा करता था, मुझे लगभग 50% चीजें समझ नहीं आती थी, ट्रस्ट मी। 50% चीजें ड्यूरिंग द लेक्चर मुझे हिट नहीं करती थी, लेकिन मेरे अंदर ये पागलपन था, मेरे अंदर ये आग थी कि मुझे सेलेक्ट होना है, कोई रोक नहीं सकता। ये सोच के आया था बस, क्योंकि जब भी मैं आंखें क्लोज करता था तो मेरे सामने मेरे पेरेंट्स की फेस आ जाता था कि उन्होंने इतनी ड्रीम्स के साथ मुझे देखा है। Whenever I close my eyes, I always remember the face of my father and mother. तो जब भी मेरे अंदर एक गिव अप करने की बात आती थी ना, अंदर से एक आग लगती थी, छोड़ कैसे सकता है तू, जब उन्होंने तेरे ऊपर इतना विश्वास किया है। तो वही आग थी कि मैं घर आकर के उन सभी चीजों को दोबारा से करता था, एक एक चीज को दोबारा से समझने की कोशिश करता था। ऐसा क्यों किया गया? खुद का दिमाग लगाता था। सर ने तो बता दिया, सर का जितना काम था वो करके चले गए। सर तो मुझे सिर्फ यही बताएंगे ना कि इस रास्ते पे ऐसे चलो, इस रास्ते पे ऐसे चलो, चलना मुझे खुद है, वो दर्द मुझे खुद झेलना होगा। मैं घर आकर के रिगरस एफर्ट्स मारता था, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करता था, लास्ट डिजिट तक आंसर निकालता था, तब जाकर के सिलेक्शन होता है आईआईटी में। तुम्हारी तरह रो करके थोड़ा ना सिलेक्शन हो जाता है। टॉप आईआईटीज में पहुंचना है और 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाओ तो बस हड़बड़ाना शुरू कर देते। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ, आप बहुत गरीब हो, आपसे कुछ झेलता हो या ना हो झेलता हो, मैं अपना लेवल नहीं गिराऊंगा। हाँ, आईआईटी वाले अगर अपना लेवल गिरा देंगे, अगर आईआईटी एडवांस वाले बोल देंगे कि भैया हम अब बहुत आसान आसान क्वेश्चंस कराएंगे और अब हम टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, जिस दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया, मैं अपना लेवल गिरा दूंगा। लेकिन जब तक वो अनाउंस नहीं करेंगे, आई विल ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव माय लेवल, क्योंकि दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ जे एडवांस। और मैं अपने काम को लेकर के बहुत ईमानदार, आई डोंट नो अबाउट यू। क्लियर? आई होप कि इन फ्यूचर मुझे ऐसी बातें आप लोगों को बताने की जरूरत ना पड़े। और ऐसे बिल्कुल भी कमेंट मत लिखिएगा कि सर लेवल कम करिए क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर हमने देखा कि हमने बेटा इंटीग्रेशन को काइनेमेटिक्स में किस तरीके से इन्वॉल्व किया। हमने देखा कि अगर हमें वेलोसिटी दी हुई है और पोजीशन निकालनी है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमने देखा अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है तो भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन देखा, डेफिनेट भी देखा, इनडेफिनेट भी देखा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है? तो अब हम देखने जा रहे हैं यहां पर कि ग्राफिकली इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है। तो अगले 10 मिनट तक ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे चीजों को कनेक्ट करने में, ठीक? लेट्स सी, देखिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट कभी किसी का सिलेक्शन नहीं कराता। बस आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पर आपको अच्छे मेंटर्स मिलते हैं, अच्छी गाइडेंस मिलती है, लेकिन सिलेक्शन तो स्टूडेंट के खुद के एफर्ट से ही होता है। ये बात हमेशा याद है। आप एलएन में हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी,
ठीक है, बहुत अच्छे मेंटर्स मिलेंगे, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलेक्ट हो। मतलब एलएन में आने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका सिलेक्शन हो गया, ये बात पता है ना आपको। ये मत सोचना कि एलएन में एडमिशन ले लिया हमने तो हमारा सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन आपका तभी होगा बेटा जब आप खुद से एफर्ट करें। एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा एकेडमिक प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आपको आईआईटी तक नहीं पहुंचा सकता। लेट्स सी, देखिए एलन इस बात की गारंटी ले सकता है कि अगर आप 2 साल तक आपके मेंटर जिस तरीके से आपको गाइड करें, आप उसको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एलन इस बात की गारंटी नहीं लेता कि आपने अगर एडमिशन ले लिया तो सिलेक्शन हम करा के देंगे, हम दावा ठोकते हैं, ये कोई भी नहीं। हर इंसान अपनी मेहनत से सेलेक्ट होता है। चलिए, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ग्राफिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उस बात को हम समझने जा रहे हैं। मान लो यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है, जनरल, ठीक है। और मान लो इस ग्राफ का ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो x1 है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x2 है। क्या है? x2 है। अब यहाँ पर जब मैं इस तरीके से इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट ऑफ y इंटू dx, इस तरीके से करते हैं इंटीग्रेट y इंटू dx, इसकी अपर लिमिट लगाऊं मैं x2 और लोअर लिमिट लगाऊं मैं क्या, x1, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पता है ये आपको क्या बताता है? ये बताता है एरिया अंडर द कर्व। धीरे धीरे समझ आएगा, बस सुनते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, क्या एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है? जैसे कि ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ये आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है, तो ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है, कौन सा एरिया, मैं यहाँ पे सेटेड करके दिखाता हूँ, आप जरा ध्यान से देखना, ये वाला एरिया, क्या आपको ये सेटेड एरिया दिख रहा है? ये जो आप सेटेड एरिया देख पा रहे हैं ना, जब आप किसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको वही एरिया मिलता है, आपको वही एरिया मिलता है, एरिया अंडर द कर्व। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, किसी भी चीज का इन्वेंशन होता है जरूरत के हिसाब से। किसी भी चीज का इन्वेंशन कब होता है? जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है। आपको एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसी कोई शेप बना करके दे देता, आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होता, और सपोज मैं इस तरीके से कोई रेक्टेंगल बना के दे दूं, अगर रेक्टेंगल बन जा मेरे भाई, क्या मैं इस तरीके का कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर बना के दे दूं, क्या तुम इसका एरिया निकाल पाओगे? क्या तुम इसका एरिया निकाल पाओगे बेटा? हाँ निकाल पाओगे, पढ़ा है ना तुमने, बिल्कुल। क्या मैं इस तरीके का कोई ट्रायंगल बना के दे देता तो इसका एरिया निकाल पाते? इस तरीके का, वो भी निकाल पाते हैं, निकाल पाते। लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें यहाँ पर कोई इस तरीके की आर्बिट्रेरी शेप बना के दे दूं, इस तरीके से, ये दिखाई दे रहा है अमीबा शेप का, कुछ इस तरीके की अमीबा शेप का कुछ बना करके दे दूं, और मैं तुमसे कहूं जाओ इसका एरिया निकालो बैठकर, क्या तुम निकाल पाओगे? क्या तुमने अभी तक की जो मैथमेटिक्स पढ़ी है, क्या उसकी हेल्प से इस अमीबा का तुम एरिया निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर अब जरूरत है, चिंटू भैया ने कहा मुझे तो निकाल के ही दो, मुझे तो एरिया चाहिए, ठीक है, मुझे तो एरिया निकाल करके दो। तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर हमारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, हमने जो पुरानी मैथ्स पढ़ी है, क्या उस पुरानी मैथ से इस अमीबा का तुम एरिया निकाल पाओगे क्या मेरे भाई? नहीं निकाल पाओगे। तो फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन वाले लोग आए, हमने कहा हम करके दिखाएंगे। इंटीग्रेशन वालों ने कहा हम करके दिखाएंगे, तुम तो कोई भी शेप लेकर के आओ, हम उसका एरिया निकालेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे जो एरिया निकाल रहे हैं, देखो आपके पास एक ये वाला एरिया निकाला ना आपने, ये वाला, क्या ये आपको कोई रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है? क्या कोई ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है? क्या कोई एक स्टैंडर्ड शेप दिखाई दे रही है क्या आपको? नहीं, एक आर्बिट्रेरी शेप दिखाई दे रही है, उसका एरिया निकाला है यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन की तरह से। ये इंटीग्रेशन वालों का काम है, कैसे निकाला उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये याद रखना, ये याद रखना, जब हम इंटीग्रेट करते हैं x1 से x2, तो वो हमें एरिया अंडर द कर्व देता है। ये बोलने का तरीका है, अंडर, अंडर मतलब उसके नीचे का एरिया, और x एक्सिस के बीच का एरिया जो होगा वो हमें मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों? सर आपने बोल दिया, हमने मान तो लिया, कि वो टेंशन में तो नहीं आ गए? बीच बीच में जरूरत पड़ती है, बीच बीच में क्या है ना कि खुराक देने की जरूरत पड़ती है। टेंशन में आ गए क्या तुम लोग? डरे डरे से सहमे से लग रहे हो, डर लग रहा है क्या मेरे से?
टेंशन मतलब जरूरत होती है यार, है ना। एज अ मेंटर मुझे समय समय पे तुम्हें सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था कि चैट में लोग कह रहे हैं सर लेवल डाउन करो, लेवल डाउन करो, तो यार गुस्सा नहीं आएगी यार, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ और तुम लोग मुझसे ही बोल रहे हो लेवल डाउन करो यार। हाँ ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं अमीबा क्या होता है। अबे बायोलॉजी नहीं पढ़े क्या तुम? बड़े गरीब हो यार। बायोलॉजी तो जीवन में बहुत जरूरी है, आगे फ्यूचर में तुम्हें बायो बहुत काम आएगी। बायो तो पढ़ी होनी चाहिए थी बेसिक। गजब लोग हैं यार ये। ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब सवाल ये उठता है कि सर ये एरिया अंडर द कर्व क्यों दे रहा है। उसी बात को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दूसरे ग्राफ से, उसको देखने का कोशिश करें। देखें, मान लो ये आपके पास कर्व था, ठीक है। देखो अगर मैं कहीं पर ये लिखता हूँ y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई क्या है, किसी x पॉइंट पे जाकर के कोऑर्डिनेट, मान लो यहां से मैं x डिस्टेंस की दूरी पे गया, इस x के करस्पॉन्डिंग जो ये y होगा, ये y है आपका, ये क्या है y, y का मतलब y कोऑर्डिनेट। तो देखना ये कर्व जो है, ये कर्व का ये y कोऑर्डिनेट हो गया दिस वन। और ये dx क्या है, dx है x डिस्टेंस पे जाकर के जो आपने छोटा सा एक स्ट्रिप लिया है, एक मैं बहुत छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं, इसकी जो विड्थ है ना ये बहुत कम होगी। ये जो छोटी सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है ना ये dx है, सब कितनी छोटी है, जितनी तुम सोच सकते हो, जितनी छोटी तुम्हारी सोच हो सकती है उससे भी ज्यादा छोटी। सर कितनी, मैंने कहा 0.00, जितने जीरो लगा पा रहे हो लगा देना, और जब थक जाओ तो आखिरी में 1 लगा देना। ये स्ट्रिप उतनी छोटी है, ये स्ट्रिप उतनी छोटी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, y इंटू डी एक्स, देखने की कोशिश करें y इंटू डी एक्स। तो जरा ध्यान से देखना, ये है y और ये है dx। एक बात बताओ, ये y इंटू डी एक्स तुम्हें क्या दे रहा है, ये y इंटू डी एक्स तुम्हें क्या दे रहा है, क्या ये तुम्हें इस स्ट्रिप का एरिया दे रहा है। अगर यहाँ पे dx बहुत छोटा होगा तो अप्रोक्सीमेटली ये स्ट्रिप आपको बिल्कुल रेक्टेंगुलर दिखाई देगा या नहीं देगा, ये स्ट्रिप ऑलमोस्ट आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि यार ये जो y dx है ये मुझे इस स्ट्रिप का एरिया दे रहा है। मान लो यहाँ पे y1 होता तो मैं यहाँ पे y1 लिख देता, मुझे यहाँ पर टोटल एरिया निकालना था। क्या निकालना था, टोटल एरिया। तो मैं इस पूरे एरिया को छोटी छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में तोड़ दूं और सबका एरिया कैलकुलेट करता चला जाऊं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, छोटी छोटी स्ट्रिप में तोड़ दूं और सबका एरिया कैलकुलेट करता चला जाऊं। जैसे कि यहाँ पर आगे जाकर के एक और स्ट्रिप ले ली, उसका भी एरिया निकाल लो। तो मैंने कहा कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा सकता है y2 इंटू डी एक्स। कोई नया x लोगे, देखो अलग अलग x के लिए y की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर यहाँ से आगे जाकर के तुमने यहाँ पर लिया x तो इसकी y की वैल्यू अलग होगी। ऐसे सारे y को ऐड करते चले जाए, प्लस y3 इंटू डी एक्स, इस तरीके से चलने दो। और ऐसे बहुत सारी आपके पास स्ट्रिप्स बन, क्या ऐसे सारे सारे स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो काम बन जाएगा। सबके लिए हम dx सेम ले रहे हैं, dx उस स्ट्रिप की विड्थ है, विड्थ मैंने सबकी सेम ली है, जो इसकी चौड़ाई ली है स्ट्रिप की वो चौड़ाई सभी के लिए क्या ली है, सेम ली है। एक बात बताना, ये y1 dx y2 dx अगर सारे स्ट्रिप्स को तुम ऐड कर दोगे x1 से लेकर के x2 तक, सारी की सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को अगर तुम ऐड कर दोगे तो ध्यान से देखना ये बेसिकली ये है क्या, मैंने आपको याद करो इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किया था टमाटर वाली कहानी सुनाई थी, कुछ याद आ रहा है। इंटीग्रेशन इज अ समेशन, इंटीग्रेशन इज अ समेशन। क्या मैं इसी चीज को इंटीग्रल ऑफ y टू dx लिख सकता हूँ, क्या इसी चीज को मैं इंटीग्रल ऑफ y इंटू dx लिख सकता हूँ। तो तुम खुद देखो, अगर सारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को यहाँ पर जो भी आपके पास स्ट्रिप बन रही है, जैसे यहाँ पे बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनेंगी, उन सारी स्ट्रिप्स को आप ऐड करते चले जाएं और y इंटू dx एक स्ट्रिप का एरिया है और ऐसे हर स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया, तो क्या आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, तो क्या आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते। जैसे अभी आपके पास ये अमीबा था, ये वाला आपको अमीबा दिखाई दे रहा था, ये वाला। चिंटू भैया ने कहा मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा, चिंटू भैया ने कहा मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो हमने कहा कि इसको ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स बना दी, मल्टीपल स्ट्रिप्स,
ऐसे स्ट्रिप्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? अब तुम जरा ध्यान से देखना, अभी तुमने देखो इनका तो एरिया तुम निकाल लोगे, बीच वाली स्ट्रिप्स का, तो बीच वाली स्ट्रिप्स का तो एरिया निकाल लोगे, क्योंकि ये तो तुम्हें स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, इनमें तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन तुम इन साइड वाली स्ट्रिप्स का एरिया नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये स्क्वायर है ही नहीं, ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? तो आपके लिए दिक्कत आई, तो लोगों ने कहा कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बना दो, जैसे पेस्ट बनाया था ना पेस्ट, मैंने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बना दो, एक दो स्ट्रिप मत बनाओ, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाओ। लोग कह रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स क्यों बनाए, देखना ध्यान से। मैंने कहा बहुत छोटे छोटे, लोगों ने कहा कितने छोटे, मैंने कहा जितने छोटे कर सकते हो उससे भी ज्यादा छोटे कर दो, ठीक है? ये लो इस तरीके से। क्या अगर तुम बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना दोगे तो ऑलमोस्ट वो एरिया जो यहाँ पर कॉर्नर्स पर होंगे, क्या वो भी ऑलमोस्ट एक तरीके का रेक्टेंगल बन जाए, अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा मेरे भाई? देखो आराम से सोचो। और यही क्या है, बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बन गए। टमाटर वाली कहानी याद है? मैंने पूछा कि अगर ग्राइंड कर दिया तो टमाटर के कितने पीस हैं, तुमने कहा अनगिनत। मैंने कहा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इंटीग्रेशन वाले साहब ने कहा हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एरिया बन गए। हमने कहा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इंटीग्रेशन भाई साहब ने कहा हम हैं, जब हम हैं तो तुम्हें क्या गम है। हमने कहा हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रल ऑफ y dx। क्या मेरी बात समझ आ रही है मेरे भाई? क्या मेरी बात समझ आ रही है? एरिया कैलकुलेट करना है, अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या हम इस तरीके से आज के बाद किसी भी शेप का एरिया निकाल सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ y dx, इंटीग्रल ऑफ y dx। ओके, तुम्हें ये चीज याद रखनी है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है? अब देखना एक और चीज यहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे काम आएगा आपके, यहीं पे बता देता हूं। ये जो ग्राफ की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये ग्राफ्स जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे काफी डिटेल में काम है। जैसे y dx, अब देखो ग्राफ कोई जरूरी तो है नहीं कि हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगी, ग्राफ कुछ ऐसे भी बन सकता है, मान लो इस तरीके से, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, कुछ पार्ट x एक्सिस के ऊपर और कुछ पार्ट x एक्सिस के नीचे, ठीक है? तो देखो ये ऊपर वाला जो शेडेड एरिया है वो है a1, और नीचे वाला बेटा जो शेडेड एरिया है वो क्या है, a2। ऊपर वाला शेडेड एरिया है a1, ये वाला एरिया, और नीचे वाला शेडेड एरिया है a2, और सपोज यहाँ पर ये वैल्यू है x1 और ये वैल्यू है x2। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले इंटीग्रल ऑफ y dx क्या होगा, तो हमेशा याद रखना, मैथमेटिकली तुम्हें खुद देख करके समझ में आ रहा है, y इंटू dx कर रहे हो। अगर ये वाला एरिया आपका x एक्सिस के नीचे आ गया तो तुम्हें देख करके समझ आ रहा है यहाँ y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो y इंटू dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, जल्दी बताओ गरीबों, y इंटू dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? क्या नेगेटिव आएगी? बहुत अच्छे। तो इस केस में अगर इंटीग्रल ऑफ y dx करोगे x1 से लेकर के x2 तक, x1 से लेकर के x2 तक, तो मेरे को एक बात बताओ, a1 प्लस a2 लिखोगे या a1 माइनस a2 लिखोगे? a1 प्लस a2 लिखोगे या a1 माइनस a2 लिखोगे? a1 माइनस a2 लिखोगे। इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखनी है, जिससे तुम्हारा जीवन का काम चलेगा, अगर एरिया अबव द एक्स एक्सिस है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, और अगर एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है तो उसे नेगेटिव लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, आगे जाकर के ग्राफ्स में काम आएगा। लिखो इस स्टेटमेंट को, एरिया अबव द एक्स एक्सिस अगर होगा तो ये पॉजिटिव होगा आपके लिए, और अगर एरिया बिलो द एक्स एक्सिस रहा तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है? इसको याद रखना, एरिया अंडर द कर्व। अभी आपको चीजें लिंक नहीं कर पाएंगे, जब हम आगे सवाल करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाए, ठीक है? देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सपोज आपको y बराबर एक्स स्क्वायर का कर्व दिया हो, y बराबर एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछा जाए फाइंड
एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2। आपको ये एरिया पूछा जाए। फाइंड एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2। आपसे बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को सॉल्व करें। y बराबर एक्स स्क्वायर का कर्व आपको पता है, आजकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ शायद आपको ये पता हो। y बराबर एक्स स्क्वायर का कर्व किस तरीके का बनेगा बेटा? y बराबर एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है x बराबर 1 से लेकर के x बराबर 2 के बीच का एरिया, ये वाला एरिया। क्या हमसे यही एरिया पूछा जा रहा है, ये वाला एरिया? ये हमारे सामने y बराबर एक्स स्क्वायर का कर्व दिया हुआ है, बताओ क्या करना होगा? ऐसा सवाल जैसे ही आएगा क्या आपको तुरंत समझ में आ जाएगा? यू हैव टू इंटीग्रेट। आपको क्या करना होगा, अभी आप पढ़ चुके हैं, एरिया क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ y टू dx। y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू dx। x की अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1। क्या एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना आता है? 1/3 एक्स क्यूब, ये 2 से 1। ये वैल्यू पुट करो बेटा, 8 माइनस 1, ये वैल्यू क्या आ गई? 7/3, जिसकी भी होगा स्क्वायर यूनिट। ये तरीके से देख सकते हैं। क्या समझ आया? स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि लिमिट कैसे लगाई आपने। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, आपको एरिया कहां से कहां का पूछा गया है? 1 से 2 का पूछा है। x बराबर 1 से लेकर के बेटा x बराबर 2 तक का। ठीक है बेटा, तो x बराबर 1 से x बराबर 2 के बीच का आपको एरिया निकालना होगा। तो आपने इंटीग्रल ऑफ y dx लिखा, y की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर dx। लिमिट कहां से कहां तक? जहां से जहां तक का एरिया पूछे, जहां से जहां तक का एरिया पूछे। ठीक है, सृजन मिश्रा थोड़ा मेहनत किया करो यार, तुम लोग बहुत गरीब हो गए हो कि 8 माइनस 1 कैसे लिखा। एक बार बेटा x बराबर 2 पुट करो तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और एक बार 1 पुट करो। क्यों मिश्रा जी? मिश्रा जी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस वैल्यू पुट करते जाओ, यू विल गेट द आंसर। क्या एक और क्वेश्चन कर पाओगे ऐसे? मान लो y बराबर sin t दिया हुआ है, y बराबर sin t दिया हुआ है, और आपसे बोला जाए फाइंड एरिया अंडर द कर्व। फाइंड एरिया अंडर द कर्व। इसमें a पार्ट है t बराबर 0 से t बराबर π/2 सेकेंड्स, और b पार्ट है t बराबर 0 से t बराबर π सेकेंड। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर? जल्दी से बताओ आपका क्या आंसर आ रहा है? पहला गलत किया आप लोगों ने, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है? y बराबर sin t को इंटीग्रेट करना है, y बराबर sin t को इंटीग्रेट करना है। गलत कर रहे हो, कुछ लोगों का आंसर 1 आ रहा है। 1 मैं बता देता हूँ गलत है, 1 मैं बता देता हूँ गलत है। तुम लोग यार प्रॉपर तरीके से वैल्यूज को पुट नहीं कर रहे। अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व लिख दिया जाए बेटा, अगर कहीं एरिया अंडर द कर्व लिखा हुआ है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तुरंत समझ आ जाएगा मुझे इंटीग्रेट करना है। लेकिन मुझे एरिया कहां से कहां तक का निकालना है? 0 से π/2 तक का। कहां से कहां तक का? 0 से π/2। तो हम ए पार्ट में क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेट। हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑफ sin t इंटू dt। मैंने कल भी इस तरीके का सवाल करवाया था, मैंने बोला था गलती मत करना, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने गलती कर दी है। फर्स्ट पार्ट का बेटा आंसर 2 आता है, चेक करना कैसे। ठीक है, आप लोग लिमिट ढंग से नहीं पुट करते। 0 से π/2 सही लिखा। क्या आपको sin t का इंटीग्रेशन आता है? sin t का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस के cos t। sin t का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस के cos t। क्या मैंने इस तरीके से सही लिखा? अब क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ध्यान से, क्या लिखूंगा? माइनस cos π/2, माइनस के cos π/2। पहले का आंसर 1 आ रहा है, माइनस, देखना ध्यान से,
माइनस कॉस 0। क्या ये लिमिट मैंने ऐसे सही रखी है? क्या ये लिमिट मैंने सही रखी है बेटा? एक बात बताओ, cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी? और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पर एक साइन आपके पास बाहर भी आता है, ठीक है, दो साइन बनेंगे आपके पास। देखो एक साइन, देखो मैं बता देता हूँ, जिन लोगों का आंसर -1 आ रहा है उन लोगों ने क्या गलती करी है। देखो यहाँ पर एक तो माइनस बाहर आएगा और यहाँ पर एक माइनस अंदर भी आएगा। देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, तुम लोगों को शायद समझ नहीं आया ये दो माइनस क्यों आएंगे। देखो एक तो माइनस फॉर्मूले वाला आएगा और अंदर क्या आएगा? माइनस के cos 0। देखो ध्यान से, ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, ठीक है। ये माइनस कौन सा वाला है? ये तो माइनस लोअर लिमिट और माइनस cos 0। यहाँ पर ये वाली वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रही है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और cos 0 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है? 1। तो यहाँ पर पहले पार्ट का आंसर +1 आएगा, +1 स्क्वायर यूनिट। जो लोग -1 देख रहे थे, जरा ध्यान से देखो क्या गलती कर, इसका आंसर +1 आता है बेटा। क्या आता है? +1, ठीक है। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट का बताओ क्या आ रहा है? बी पार्ट का बताओ क्या आ रहा है? 2 आता है, -2 नहीं आता, 2 आता है। तुम लोग फिर गलती कर रहे हो, लिमिट ही तो चेंज करनी है। इस बार फिर से वही गलती कर रहे हो तुम लोग। sin t dt, लिमिट कहां से कहां लगाओगे? पाई से 0। इंटीग्रेट करोगे -cos t। तुम ध्यान से देखना, तुम लोग गलती कर रहे हो, पाई से 0। तो देखो क्या लिखोगे? माइनस के cos पाई। देख लेना ध्यान से, एक तो माइनस आएगा फॉर्मूले वाला, माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है? माइनस के cos 0। ये बनेगा मेरे पास। क्या सही किया है मैंने? क्या सही किया है? अब जरा ध्यान से याद करो, cos पाई की वैल्यू क्या होती है? cos पाई की वैल्यू -1 होती है बेटा। तो देखो यहाँ पे -1 इंटू -1, माइनस माइनस +1, आपका आंसर आता है +2। आज भी आपने गलती कर दी। जो लोग नेगेटिव आंसर दे रहे हैं, प्लीज चेक योर आंसर, प्लीज चेक योर आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आता है, सेकंड पार्ट का आंसर 2 आता है। सेकंड पार्ट का आंसर 2 आता है। क्या ये बात क्लियर है? और अगर आपको साइन का कर्व याद हो तो आपसे डायरेक्टली आंसर आ जाता है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है। क्या एक और सवाल पूछा जाए? क्या एक और सवाल पूछा जाए तुम लोगों से? इसी का सी पार्ट और करके बताना, अभी पता चल जाएगा। अभी सी पार्ट में क्या है, तुम्हें t बराबर π/2 से लेकर के t बराबर 3π/2 के बीच में बताना है। सी पार्ट t बराबर 0 से लेकर के t बराबर 3π/2। 3π/2 का मतलब 270 डिग्री होती है। बताओ क्या आंसर आ रहा है? लिमिट चेंज करनी है बस। उस फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं sin t dt को, तो लोअर लिमिट π/2, अपर लिमिट 3π/2, इंटीग्रेट करके तो यही आ जाएगा माइनस के cos 2। इस बार गलती मत कर देना। इस बार अगर गलती कर दी तो दो चांटे मार लेना अपने आप। अगर इस बार तुम्हारा आंसर गलत आया ना भाई साहब, बहुत पीटूंगा मैं पकड़ के, बहुत पीटूंगा पकड़ के, अगर जिस दिन मिल गए तो। 0 आना चाहिए सबका। जिन लोगों का आंसर 0 नहीं आ रहा है, कुछ भी करके 0 लाओ। अगर 1 आ रहा है तो -1 कर दो, 2 आ रहा है तो -2 कर दो, लेकिन 0 आना चाहिए। लेकिन तुम लोगों का आंसर 0 आना चाहिए। लिमिट पुट करो प्रॉपरली, देखो ध्यान से। माइनस के cos 3π/2 माइनस माइनस ऑफ cos π/2। गलती मत कर देना, तुम कैलकुलेशन एरर ही करोगे और क्या करोगे। cos 3π/2 की वैल्यू पता है तुमको? cos 3π/2 की वैल्यू पता है तुमको? 0 होती है। 0। cos π/2 की भी वैल्यू 0 होती है। तो 0 - 0, 0 आ रहा है। जिनको वैल्यू याद नहीं है, याद कर लेना। ये 0 क्यों आ गया यार? एरिया, ये एरिया 0 क्यों आ गया? ये एरिया 0 क्यों आ गया?
तो चेन रूल को नीचे करो, अगला टॉपिक चेन रूल ही स्टार्ट करने वाले हैं। जरा देखना, मैं कर्व से बताने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। क्या तुम लोगों ने कभी साइन का कर्व देखा है? क्या तुम लोगों ने कभी साइन का कर्व देखा है? साइन के फंक्शन का कर्व देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। साइन के फंक्शन का कर्व कुछ ऐसा होता है, नहीं देखा हो जिन लोगों ने वो आज देख लेना, कुछ इस तरीके का। ए भाई ये तो गायब ही हो गया, इस तरीके का। यहाँ पर y और यहाँ पे t, और y क्या है? साइन t। देखो साइन का ऐसा फंक्शन होता है, ये वाली जो वैल्यू है ये है π/2, मतलब 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, +1 हो जाएगी। 180 पे साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, फिर उसके बाद नेगेटिव में चली जाती है। क्या ये देखा है तुमने ऐसा? ये तुम्हारे जीवन का कर्व है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप। क्या कह रहे हो? नहीं सर हमारे जीवन का नहीं, आपके जीवन का कर्व है। बड़ी गजब बेइज्जती करते हो, हैं? ऐसे कौन बोलता है भाई? ये आपको दिखाई दे रहा है कि सर आप भी तो ऐसे करते हो, कभी एकदम हाई कभी लो, कभी हाई कभी एकदम लो। अब देखना पहला वाला पार्ट देखना, पहले वाले पार्ट नहीं, चलो पहले सी वाला पार्ट बताता हूँ। नेक 0 क्यों आ रहा है? एक बात बताओ, ये 270 डिग्री हो गया, 3π/2। सी वाले पार्ट में आपसे जो आंसर पूछा गया था वो π/2 से 3π/2 पूछा गया है। π/2 से 3π/2 का मतलब देखो कौन सा एरिया है। π/2 का मतलब यहां से, और 3π/2 का मतलब यहां तक। तो देखो ये वाला एरिया आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आंसर 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वाला एरिया अपने आप ही पॉजिटिव और ये वाला एरिया अपने आप नेगेटिव। जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया, दोनों का सम किया क्या आ गया? दोनों का सम किया क्या आ गया? देखो मैथ्स ने अपने आप बता दिया, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ा था क्या? मैथ्स ने अपने आप आंसर 0 बता दिया। 0 बताने का मतलब क्या है? 0 बताने का मतलब है कि जितना एरिया अबव द एक्स एक्सिस है उतना ही एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है। जितना एरिया अबव द एक्स एक्सिस है उतना ही एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है। क्लियर? उसी तरीके से जब आपने 0 से पाई निकाला था तो 2 आ रहा था। वो 2 आने के पीछे रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए खुद, क्योंकि जब आप 0 से पाई की बात कर रहे हैं तो ये पूरा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर ही था। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया था। इस आधे का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, इस आधे का एरिया अभी 1 स्क्वायर यूनिट है। जब आपने 0 से π/2 निकाला था तो 1 आ रहा था, 0 से पाई निकाला तो 1 + 1 2 हो गया था। समझ आया? अब देखो तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें अब क्या याद रखना है, तुम्हारे काम की चीज क्या है? तुम्हारे काम की चीज है तुम्हें कुछ याद रहे ना रहे मुझे कोई मतलब नहीं, ये सब मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में, तुम्हें तो बस इतना याद रखना है। एरिया अंडर द कर्व का मतलब इंटीग्रल ऑफ y dx। एरिया अंडर द कर्व का मतलब इंटीग्रल ऑफ y dx। एक बच्चा बोल रहा है सर 3π/2 पे cos की वैल्यू -1 आनी चाहिए। कोई इन गरीबों को वैल्यू याद करवाए, कोई इन गरीबों को वैल्यू याद करवाए मेरे भाई। आदित्य यादव, बेटा अमीबा का फंक्शन तो मुझे भी नहीं पता है ना, वो तुम निकाल करके लाना घर से। ठीक है, एक ही चीज टाइप कर रहे हो, आंसर तो तुमसे निकलता नहीं है कोई बेटा। चलिए अब आते हैं चेन रूल पर। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हम अब कल की क्लास में शुरू करेंगे, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि समय हो चुका है, आपकी अगली क्लास भी होगी। अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नेक्स्ट क्लास में शुरू किया जाएगा। क्लियर? क्योंकि समय थोड़ा सा लगेगा इसमें। क्या जितना पढ़ाया सब समझ आ गया? बहुत बढ़िया। जितना पढ़ाया सब क्लियर है? जो क्वेश्चंस नहीं हुए ड्यूरिंग द लेक्चर्स या कोई तरीके की तकलीफ है तो प्लीज उन क्वेश्चंस को आप दोबारा अटेम्प्ट किया, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा अटेम्प्ट किया। ठीक है, चलिए आज का यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने रेस नंबर 17 आपको होमवर्क में दी थी, रेस नंबर 17 आपको होमवर्क में दी थी, क्या आप लोगों ने की है? ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए थे मैंने, 5 क्वेश्चंस ही दिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर बताओ किसमें डाउट है? सारे इंटीग्रेशन हो गए? ये सारे इंटीग्रेशन हो गए तुमसे? कोई डाउट है? 12 वाला डाउट है? 12 वाला
अबे ध्यान से देखो, यहाँ डी थीटा अपॉन थीटा लिखा हुआ है, अगर थीटा की जगह एक्स लिख देता तो कर देते तुम, अगर थीटा की जगह में एक्स लिख देता तो कर देते। अगर मैं ये इंटीग्रेशन ऐसा देता तुम्हें, देखना जरा ध्यान से, ये इंटीग्रेशन ऐसा दे देता अगर dx अपॉन एक्स, तो कर देते क्या तुम? हाँ सर तब कर देते, क्यों? तो सर जब x था, अबे x की जगह थीटा है तो नहीं कर पाओगे? याद आ रहा है, ये एक्सप्रेशन को x की पावर -1 इंटू dx लिख सकते हैं। ये कोई एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल कैटेगरी है, याद करो, एक स्पेशल कैटेगरी x की पावर -1, मैंने बताया था आप लोगों को, यही वो स्पेशल केस है जिसमें ln x आता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेट करने पे ln x प्लस कांस्टेंट। उसी तरीके से अगर x की जगह थीटा लिखा हुआ है, अगर x की जगह थीटा लिखा हुआ है मेरे भाई, तो तुम नहीं कर पाओगे हैं? तो क्या तुम उसको ln थीटा प्लस c नहीं लिख सकते? ln थीटा प्लस c नहीं लिख सकते? और बताओ कौन से में डाउट है? 7, ये वाला 7, इसमें क्या डाउट है? 7 कौन पूछता है नालायक? 5 15 में डाउट है। 15 में देखो फंक्शन देख लो, y बराबर क्या लिखा हुआ है, x इंटू 8x माइनस 1/2। लोगों को लगता है यार सर ने प्रोडक्ट रूल तो पढ़ाया नहीं है, ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? अबे इसको एक्सपेंड करो ना नालायक। एक स्टूडेंट बोल रहे सर आपने प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ाया इंटीग्रेशन में, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। गजब हो गए। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दो, x का जरा मल्टीप्लाई करोगे, जरा ध्यान से देखना, ये आपके पास क्या बनेगा, 8x स्क्वायर माइनस x/2, क्या ये बनेगा? क्या मुझे लगता है इसके आगे आप इंटीग्रेट कर पाएंगे x का? अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ y dx। तो 8x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, x³/3, अब तो आ गया होगा, -1/2। x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, x²/2 प्लस c। समझ आया कैसे किया सॉल्व? समझ आया कैसे सॉल्व किया ये? ओके। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई क्वेश्चन बताने लायक है आपके लिए, चूरन सवाल है, सॉल्यूशन शेयर कर दिए, देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। कितने लोग हैं जिनके सारे करेक्ट थे, 16 के 16 सही थे, एक भी गलत नहीं हुआ, और सारे सही होने चाहिए थे, नहीं हुए तो ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत सरल की बात। मैंने इतने प्यार से इंटीग्रेशन पढ़ाया, इतने अच्छे से समझाया, इतने सस्ते सस्ते सवाल मिले, क्या तुम लोगों से ये भी नहीं हुए? एक आध गलत हो गया कैलकुलेशन की वजह से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना सभी को? बहुत बढ़िया, चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। 2 तो बताऊंगा नहीं, 2 तो आपका क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, 2 तो आपका क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, रेफर्स द क्लास नोट्स। जिन लोगों से नहीं हो रहा ना ये डिस्टेंस निकालने वाला, रेफर्स क्लास नोट्स, क्या भाई क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन 3। 3 बहुत आसान है, आपको वेलोसिटी दी हुई है बेटा, वेलोसिटी क्या दी हुई है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 20 माइनस 10t के कैप। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt। क्या एक्सेलरेशन निकाल पाओगे, माइनस के 10 के कैप। अब इसके बाद बताओ क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सुनते ही दिमाग की घंटी बजी होगी, टन, कुछ बजा, कुछ आवाज आई, अरे आई या नहीं आई मेरे भाई, ओ मेरे भाई कुछ आवाज आई परपेंडिकुलर सुनते ही, क्या आई, क्या आई? अरे आई कोई नहीं है भाई, जल्दी आंसर बताओ क्या होगा तुम्हारा? क्या तुम बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर 0 होगा? ए डॉट बी, क्या डॉट करना आता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, डॉट कर दो जल्दी से। तो डॉट करो यहाँ पे जल्दी से, बताओ क्या लिखोगे, -10 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 10t, इसको कर दो 0 के बराबर, मेरे हिसाब से आंसर आ जाता है 2 से। क्या ये सवाल आपसे हो गया था? क्या ऐसे सस्ते सस्ते सवाल अगर आपको दिए हों क्या छोड़ दोगे क्या? क्या ऐसे सवाल देखते ही छोड़ दोगे क्या मेरे भाई? बहुत बढ़िया, चूरन सवाल है, लिख लेना यहाँ पे, सस्ता वाला चूरन, सस्ता चूरन, स्पेशली चिंटू भैया के लिए तैयार किया गया।
क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार मार्क करें। 4 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने की बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो पहली बार में इसको सही कर पाए? आंसर देख करके तो सब लोग सही कर लेते हैं, कितने लोग हैं जो पहली बार में सही कर पाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी 0 तो होती है लेकिन वो टर्निंग पॉइंट नहीं है। ये बात मैंने एक बार बताई थी कि अगर वेलोसिटी 0 हो तो जरूरी नहीं होता वो टर्निंग पॉइंट हो। सर क्या बोल रहे हो? जैसे कि अभी देखते हैं, देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक बार बताओ, x बराबर क्या आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, टी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx बाय dt। क्या इसको आपको डिफरेंशिएट करना आता है? 3t स्क्वायर माइनस के 6t प्लस 3। क्या ये फंक्शन ऐसा बन जाएगा? सही लिखा है क्या मैंने? डिफरेंशिएट कर रहे हैं नालायक, इंटीग्रेट नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये आपको मैथ्स में वेवी कर्व पढ़ा दिया है क्या? वेवी कर्व, ओके, फिर तो चूरन है, चूरन है, चूरन। जब आपको मैथ्स में सर ने पढ़ा दिया है तो उसके बाद तो ये सवाल मेरे लिए बताना बहुत आसान है। टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस 1। हमसे पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ चेंज होगा, इसको 0 कर दो, इसको क्या कर दो, 0। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे ये देखते समझ में आ रहा है क्या ये तुम्हारे सामने t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? क्या ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है मेरे भाई? इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? t बराबर, सॉरी t माइनस 2 नहीं, गलती से लिख दिया, क्षमा चाहेंगे, t माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका रूट क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है, रूट t बराबर 1 सेकंड। रूट एक ही आ रहा है, t बराबर 1 सेकंड। तो हमें लगता है t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है, तो हमें लगता है t बराबर 1 सेकंड पे इसका टर्निंग पॉइंट है। क्या t बराबर 1 सेकंड पे ये टर्निंग पॉइंट है? नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि t लेस देन 1 सेकंड पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है और t ग्रेटर देन 1 सेकंड पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। सर ये सब आपको कैसे पता चल गया? ये पता कैसे चला? तुम यहाँ खुद देख लो फंक्शन, ये स्क्वायर है ना, किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या बेटा? नहीं हो सकता। तो सर ये मोशन कैसा रहा होगा? पता है ये मोशन कैसा होगा? ऐसा होगा, एक पार्टिकल आगे चल रहा है, टी बराबर 1 सेकंड पर, टी बराबर 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 0, रुका एक इंस्टेंट के लिए, फिर आगे चलना शुरू कर दिया, इस तरीके से। क्या हर वो पॉइंट जहां वेलोसिटी 0 होगी 1D मोशन, क्या हर वो पॉइंट इन 1D मोशन जहां वेलोसिटी 0 होगी वो टर्निंग पॉइंट होगा? ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जेईई एडवांस में ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, दो कंडीशन होनी चाहिए, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए और उस टाइम से पहले और उस टाइम के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर t लेस देन 1 सेकंड पे भी पॉजिटिव है वैल्यू और t ग्रेटर देन 1 सेकंड पे भी पॉजिटिव है। और अगर आप इसको ग्राफ से देखना चाहें तो ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, थोड़ा बहुत आपने मैथ्स में पढ़ लिया होगा इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका पैराबोलिक का, लाइक दिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जहां पे टच कर रहा है वहां पे t बराबर 1 पे 0, क्या ऐसा बनेगा बेटा? वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा 1,0, चेक कर लो, तुमको चेक करो, इससे पहले भी वेलोसिटी और इसके बाद भी वेलोसिटी, क्या हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव है? क्या बेटा हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव है? एक स्टूडेंट कह रहा है सर चेक कर लेंगे वैल्यू पुट कर करके ये देसी भाई है, ये लगता है यूपी या बिहार से आते हैं, ये कोई देसी है क्या? सर वैल्यू पुट करके चेक कर लूंगा ना मैं तो। वो तो ठीक है, वो तो एक जुगाड़ है, उसको क्या बोलते हैं, जुगाड़। लेकिन दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथड। मैं थोड़ा ना तुमको जुगाड़ बताऊंगा, मैं तो आपको सही मेथड बताऊंगा ना भाई, ठीक है। ये जिन्होंने जुगाड़ लगाई है पक्का यूपी बिहार वाले हैं, ये कोई काम सीधा करते ही नहीं। डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हम एक्सेलरेशन से डिसाइड करते हैं? ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई बंधु? ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है? ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? लोग बोल रहे हैं चिंटू भैया कहना चाहेंगे, बहुत बढ़िया, तालियां बजाई जाए ऐसे लोग के। डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन डिसाइड करता है या वेलोसिटी? डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन डिसाइड करता है या वेलोसिटी?
क्या ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं? क्या ये बहुत गरीब है भाई? क्या इनको कटोरा पकड़ा देना चाहिए हाथ में? इनको लगता है नोट्स नहीं पढ़ते हैं, ये लगता है आरवाई सर के नोट्स नहीं पढ़ते, गुरु के शरण में आना पड़ेगा। गुरु की बातें नहीं मानोगे जब तक तुम इस मोह माया से बाहर नहीं आ पाओगे। सस्ता ले रहे हैं, सस्ता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीवन का ज्ञान बहुत है, अगर हमारे कांटेक्ट में रहे तो आईआईटी तो निकलेगी निकलेगी, इसके साथ जीवन का बहुत ज्ञान लेकर के जाओ। इसलिए हमेशा अपने गुरु की बात मानते रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है? वेलोसिटी। कौन डिसाइड करता है? वेलोसिटी। एक पूछ रहे हैं सर आप एनवी सर से मिले हैं? एनवी सर इज माय क्लोज फ्रेंड, ठीक है। सब लोग कोटा में साथ में ही रहते हैं, आस पड़ोस की अपार्टमेंट्स में। डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है? वेलोसिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये बढ़िया क्वेश्चन, इसी से हुआ कोई माइकल लाल जिससे ये क्वेश्चन हुआ? कुछ है? नहीं हुआ। ना वाले ज्यादा दिख रहे हैं, होने वाले तो यार, अगर ये क्वेश्चन मैंने बता दिया ना तो मजा खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, थोड़ा दिमाग को चलाओ। क्या एक मौका और दिया जाए या बता दिया जाए? क्या एक और मौका दिया जाए या बता दिया जाए? बता दिया तो फिर मजा ही खत्म हो जाए। एक और ट्राई करके आओ। कल बताऊं क्या फिर? जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, पता नहीं मेरा अंदर से मन नहीं करता एक बार बता दे, क्योंकि मुझे लगता है कि टफ क्वेश्चन जब स्टूडेंट खुद से करता है ना भाई साहब, जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, अलग ही मजा आता है। टफ नहीं है क्वेश्चन, ये तो चूरन है, बस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्या एक मौका और दिया जाए या बता दिया जाए? एक मौका दे रहा हूँ, सोच के आना, आराम से सोचना, ठीक है। मैक्सिमम टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। वन मोर चांस, कल मुलाकात करूंगा, पूछूंगा फिर से दोबारा से कि किसने सॉल्यूशन। मत देखना, सॉल्यूशन देख करके मत करना। सॉल्यूशन देख करके तो मेरा जो कजन है 5वीं क्लास में पढ़ता है वो भी कर लेगा, मेरा जो कजन 5वीं क्लास में पढ़ता है वो भी कर लेगा। सॉल्यूशन कोई नहीं देखे, बिना सॉल्यूशन देखे अटेम्प्ट करना। एक मौका और दे रहा हूँ, क्या अटेम्प्ट करके आओगे गरीब? चलिए, तो फिर अब आपकी मैथ्स की क्लास शुरू होने वाली होगी, तो आज का समापन यहीं पे किया जाए, कल दोबारा से डिस्कस किया जाए, कल दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं ग्रेटर देन 1 सेकंड में पॉजिटिव कैसे होगा? बेटा आप पुट करके देख लो, वेलोसिटी का फंक्शन यही तो आ रहा है। टी की वैल्यू 1 से ज्यादा पुट करो या 1 से कम पुट करो, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर। अब तो हर दिन मुलाकात हो रही है, खुश हो या दुखी हो, मुझसे रोज मुलाकात हो रही है, खुश हो या दुखी हो? खुश हो? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग रो रहे होंगे यार, रोज आ जाता है, डांटता भी बहुत है, ये तो खड़ूस है यार, इतनी मेहनत करते हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता, बैकलॉग इतने क्रिएट हो गए, उसके बाद भी बोलता है तुम लोग मेहनत नहीं करते हो। बीच बीच में पता नहीं नालायक तो कितनी बार बोलता है, गधा तो कितनी बार बोलता है। ऐसा लगता है इतनी बेइज्जती कर दी, स्कूल में फील आती थी हम ही टॉपर है, हम ही यहाँ के बादशाह है, लेकिन अब यहाँ पे आकर के लगता है अरे यार गजब बेइज्जती है। तो चलिए क्लास ओवर की जाए फिर।